नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद सबको खुद को साबित करना है, दिखाना है कि किसके पास कितनी मेजॉरिटी है, किसके पास कितना दम है। इसी को लेकर इतने फूंक फूंक कर कदम रखे गए कि नामांकन की आखिरी तारीख के दिन भी जो गठबंधन है महायुति का, वो 5 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाया, और जो महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन है वो 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं दे पाया। इतनी स्थिति फिलहाल खराब है। लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में चर्चाएं महाराष्ट्र की राजनीति में नवाब मलिक के नाम को लेकर चल रही हैं, क्योंकि अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। यह खास इसलिए नवाब मलिक का नाम हो जाता है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जिस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त वो जेल जाकर आए हैं नवाब मलिक। सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर आरोप लगाया था कि उनके दाऊद के साथ संबंध है, और अब इसी जिस पर दाऊद के साथ संबंध के आरोप लगाए थे वो जेल में भी रहकर आए, उसके बाद अचानक से अब वो साथी हो जाते हैं बीजेपी के। तो आखिरकार कैसे इस नाम को वो अपने साथ जोड़कर चलेंगे? हालांकि बीजेपी नेता किरीट सोमैया की तरफ से कहा गया कि हम नवाब मलिक के प्रचार में नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें हराने का काम करेंगे। जो सामने उनके कैंडिडेट होगा उसे जिताने का काम करेंगे। शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से इस सीट पर कैंडिडेट उतार दिया गया। तो ये जो महाराष्ट्र की राजनीति का जो ये झोलझाल है वो बहुत ही दिलचस्प हो चला है। हालांकि पहले अजीत पवार की तरफ से कहा गया था कि वो नवाब मलिक को टिकट नहीं देंगे, नवाब मलिक निर्दलीय पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन जब वो पर्चा दाखिल करने पहुंचे तो उन्हें सिंबल दे दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर क्या अब जिस तरीके से अजीत पवार ने बगावत की है, बगावत कहें या फिर कहें कि धोखा दिया है, या फिर सिर्फ एक नवाब मलिक के लिए सीधे सीधे बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि जिन पर आपने दाऊद का साथी होने का आरोप लगाया, अब आप उनके साथी कैसे हो गए? तो यहां समझने वाली बात यह है कि अजीत पवार आखिर इतने क्यों झुक गए। उसकी वजह है कि एनसीपी को लोकसभा चुनाव में सिर्फ 4 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी, विधानसभा में 288 सीटें हैं, और इसमें भी सबसे कम 57 सीटें मिली है अजीत पवार को। 150 तकरीबन 152 सीटें बीजेपी लड़ रही है, और 100 के आसपास सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी लड़ रही है, जिसमें से भी कम से कम 10-12 कैंडिडेट, ऐसी ऑफिशियल खबर तो नहीं है लेकिन ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10-12 कैंडिडेट बीजेपी के ही होंगे जो एकनाथ शिंदे के सिंबल पर लड़ेंगे, और सिर्फ मात्र 57 कैंडिडेट लड़ेंगे अजीत पवार की तरफ से। तो यहां खतरा वो भी होगा कि सबसे छोटी पार्टी एक तो ये है, ऊपर से सबसे कम कैंडिडेट लड़ रही है, और कितने कैंडिडेट जीत कर आएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया नहीं रहा शरद पवार के सामने। शरद पवार ने एक सभा में मिमिक्री भी की, जिस तरीके से रोते हुए अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि मुझे मतलब रोए थे वो, और जनता से उन्होंने भावुक अपील की थी, ठीक वैसे ही अब शरद पवार ने भी उनके मजे लिए मिमिक्री करते हुए। तो अजीत पवार के पास अपना अस्तित्व बचाने का खतरा है, इसलिए मजबूर है नवाब मलिक जैसे नेताओं को टिकट देने के लिए अजीत पवार मजबूर है। लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आमने सामने हैं। अजीत पवार ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को भी इन्होंने शामिल करवाया, लेकिन उस बात पर कोई विवाद नहीं पनपा। लेकिन बाबा सिद्दीकी, माफ कीजिएगा, सना मलिक और नवाब मलिक के नाम को लेकर बीजेपी में अब घमासान छिड़ा हुआ है। अब तो देखना होगा, 150 सीटें लड़ रही है बीजेपी। अगर महायुति को मिलता है, महायुति को अगर मैंडेट मिलता है, सीटें महायुति की आती हैं, नंबर अगर मिलते हैं, तो क्या अजीत पवार के बिना
अब महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी महायुति, क्योंकि आरएसएस भी अजीत पवार को पसंद नहीं करता। जिस वक्त अजीत पवार ने बीजेपी के साथ एंट्री ली थी, बीजेपी में शामिल हुए थे, एनडीए में शामिल हुए थे, उस वक्त भी आरएसएस बहुत ज्यादा खुश नहीं था। तो अब सवाल यह भी उठने लगे कि चुनाव के जब नतीजे आ जाएंगे और मैंडेट अगर महायुति को मिलता है, उस महायुति में से भी 150 प्लस 100 तकरीबन 250 सीटें एकनाथ शिंदे और बीजेपी लड़ रही है, उन्हें अगर मैंडेट मिल जाता है तो क्या अजीत पवार के बिना बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी? और ये कुल्हाड़ी पर पैर रखने जैसा है अजीत पवार के लिए कि सिर्फ 2 कैंडिडेट के लिए अजीत पवार ने बीजेपी जैसे साथी से अब किनारा कर लिया। अजीत पवार का अकेला कितना दम है वो लोकसभा चुनाव में देख लिया। इस विधानसभा चुनाव में दोनों की तरफ से, महाविकास आघाड़ी और महायुति की तरफ से एक एक पार्टी का जो बस्ता बंधना है वो तय है, जिसमें कहा जा रहा है कि महायुति की तरफ से वो अजीत पवार हो सकते हैं और महाविकास आघाड़ी की तरफ से वो उद्धव ठाकरे हो सकते हैं। दोनों ने ही लगातार अपना जनाधार खोया है। अब देख रहे, दिलचस्प होगा कि गिनती, चुनाव 20 नवंबर को है, 23 नवंबर को गिनती है, उसके बाद क्या कुछ नए समीकरण बनते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।